ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, 11वीं क्लास में जीव विज्ञान के अंदर कल हमने पहला चैप्टर पढ़ाया था, जीव जगत। उसमें हम आपको पढ़ा रहे थे सजीवों को निर्जीवों से किन लक्षणों के आधार पर अलग किया गया है। अर्थात सजीवों में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो निर्जीवों में अनुपस्थित नहीं होते हैं। उनके बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। उनमें हमने कुछ पढ़ लिए थे। उसमें अगला आज हम पढ़ते हैं श्वसन। क्या है बच्चों? श्वसन। सबसे पहले तो ध्यान रखना है श्वसन क्या है। प्रत्येक जीव जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करता है और बनने वाली हानिकारक गैस CO2 को बाहर त्यागता है। तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। सजीवों द्वारा ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागना क्या कहलाता है बच्चों? श्वसन कहलाता है। अब ध्यान रखना है, श्वसन के बारे में आप जानते ही हो कि हम भोजन खाते हैं, पोषण करते हैं। उस भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे रक्त में चला जाता है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन शरीर में अंदर पहुंचकर ग्लूकोज के साथ क्रिया करती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जल व ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी समस्त क्रियाएं होती हैं उनके संचालन के लिए आवश्यक होती है। जैसे श्वसन की समीकरण बनती है, श्वसन हमने बताया था क्या काम आता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये कहां से मिला भी हमने बताया था बच्चों, भोजन से प्राप्त होता है। अब हमने क्या की? ऑक्सीजन गैस ग्रहण की श्वास के माध्यम से, नासिका से होती हुई फेफड़ों में पहुंचने के बाद हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन गैस पहुंचती है, ये आप जानते हो। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन ने क्रिया की तो क्या बनी बच्चों? CO2 प्लस में H2O प्लस में एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त हुई। 6 अणु उसके काम आएंगे। 6 ये मुक्त होगी। यहाँ पर 12 H है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? 6। तो ध्यान रखना है बच्चों, श्वसन में ग्लूकोज काम में आता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जल व ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा हमारी कोशिकाओं में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनमें काम आती है और ऊर्जा जो मुक्त होती है वो होती है ATP के रूप में। इसका पूरा नाम आप जानते हो। ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है बच्चों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब बात आती है, श्वसन 2 प्रकार से हो जाता है। एक तो है ऑक्सीश्वसन, जिसको वायवीय श्वसन भी कहते हैं। दूसरा है बच्चों अनोक्सी श्वसन, जिसको अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। सबसे पता चल रहा है ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अर्थात जिसको होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीश्वसन। इसमें बच्चों यही समीकरण आएगी C6H12O6 प्लस में 6CO2 प्लस में 6H2O प्लस में एनर्जी। लेकिन ये ध्यान रखना है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है
और यह क्रिया कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ध्यान रखना है बच्चों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं। और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊर्जा मुक्त होती है। ज्यादातर जीवों में इसी प्रकार का श्वसन पाया जाता है। दूसरा है बच्चों अनोक्सी श्वसन। सबसे ही पता चल रहा है ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसे अनोक्सी श्वसन कहते हैं। काम यही आएगा बच्चों C6H12 और 6 प्लस में ऑक्सीजन की इसमें क्या रहेगी बच्चों, अनुपस्थिति रहेगी। क्या लिखेंगे, O2 की अनुपस्थिति। तो क्या बनेगा, ग्लूकोज नहीं, क्या बनेगा बच्चों, अल्कोहल C2H5OH प्लस में CO2 प्लस में एनर्जी। तो ध्यान रखना है बच्चों, अनोक्सी श्वसन का मतलब क्या हुआ, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके माध्यम से अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड व ऊर्जा मुक्त होती है। ये ज्यादातर जीवाणुओं में होता है। ज्यादातर इसकी उपस्थिति एक जीवाणु के अंदर देखी गई है, जिसका नाम यीस्ट है। यीस्ट की कोशिका के अंदर इस प्रकार का श्वसन उपस्थित पाया गया था। अब बच्चों आपने देखा होगा, जैसे हम बहुत दिनों बाद दौड़ लगाते हैं या हम व्यायाम करते हैं या कोई हम भारी वजन उठाते हैं, तो कुछ समय बाद हमारे शरीर में दर्द अनुभव होता है, दर्द का एहसास शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनोक्सी श्वसन हो जाता है, जिसके माध्यम से एक अम्ल बनता है, उसका नाम है लैक्टिक अम्ल। क्या है बच्चों, लैक्टिक अम्ल। अब वो लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में मांसपेशियों के अंदर दर्द उत्पन्न करता है। उसका प्रभाव 2-3 दिन रहता है, उसके बाद उसकी धीरे धीरे कमी हो जाती है, वो अन्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है और वो दर्द मिट जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है बच्चों, श्वसन की क्रिया केवल सजीवों के अंदर ही होती है, निर्जीवों के अंदर कोई श्वसन की क्रिया नहीं होती है। दूसरी प्रक्रिया याद रखनी है बच्चों आपको, गति। आपने देखा होगा सजीव गति करते हैं, बल्कि निर्जीवों में किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जंतुओं के अंदर देखा जाता है कि जंतुओं के अंदर मांसपेशियों के द्वारा गति होती है। हड्डियां जो होती हैं, हड्डियों के ऊपर जो मांसपेशियां पाई जाती हैं, मांसपेशियों में संकुचन व शिथिलन, संकुचन का मतलब पिचकना, शिथिलन का मतलब फैलना, संकुचन व शिथिलन होता रहता है, जिससे हमारे शरीर में गति उत्पन्न होती रहती है और हम अपने शरीर के किसी भी अंग को उठाने में सक्षम होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा बहुत से यही सोच रहे होंगे, सर हम गति तो टांगों से करते हैं, टांगों से हम चलते हैं। ऐसा नहीं है। टांगों के अंदर जो हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर जो मांस अर्थात मांसपेशियां पाई जाती हैं, उनमें संकुचन व शिथिलन होता रहता है, तो उनमें गति उत्पन्न हो जाती है। पादपों के अंदर भी देखा जाता है कि पादप के कुछ अंग गति करते हैं। जैसे आपने देखा होगा छुई मुई का पौधा, छुई मुई का जो वानस्पतिक नाम है वो माइमोसा प्यूडिका है। छुई मुई के पौधे को हम यदि छूते हैं या स्पर्श करते हैं तो उसकी पत्तियां सिमट जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं, तो उसमें गति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन निर्जीवों में किसी भी प्रकार की कोई गति उत्पन्न नहीं होती है। ओके बच्चों, उसके बाद है अगला टॉपिक, ये सजीवों के ही हम लक्षण पढ़ रहे हैं, प्रजनन।
प्रजनन, जिसका दूसरा नाम जनन भी कर सकते हैं। प्रजनन का मतलब क्या है? कोई भी सजीव अपने समान जब नए जीव को जन्म देता है तो वह क्रिया प्रजनन कहलाती है। और जो जीव नए जीव को जन्म देता है वो कहलाता है बच्चों जनक। और जो जीव जनक से जन्म लेता है उसे कहते हैं हम संतति या संतान। जैसे हम हैं, हमारे माता पिता हैं जो, वो हमारे जनक हैं और हम उनसे उत्पन्न हुए हैं तो हम उनकी क्या हैं बच्चों? संतान हैं। ठीक है, ध्यान रखना है प्रजनन की क्रिया पादपों जंतुओं दोनों में ही होती है, लेकिन निर्जीवों के अंदर कोई प्रजनन की प्रक्रिया नहीं होती है। बात करते हैं बच्चों, पादपों में दोनों ही जनन पाए जाते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में तो बच्चों एक ही जनक भाग लेता है और एक ही जनक से एक नया जीव उत्पन्न होता है और वह जीव अर्थात वह पौधा अपने जनक पौधे के हूबेहू सभी लक्षणों में क्या होता है? समान होता है। बल्कि लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है, नर जनक और मादा जनक। दोनों जनकों से युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। उनके मिलने से एक नई संतान की उत्पत्ति होती है। अर्थात लैंगिक जन्म में दो जनकों की आवश्यकता होती है, बल्कि अलैंगिक जन्म में एक ही जनक से जीव उत्पन्न हो जाता है। पादपों में बच्चों दोनों ही जनन उपस्थित होते हैं, लेकिन जंतुओं में देखा जाता है ज्यादातर लैंगिक जनन ही होता है। जैसे मनुष्य के अंदर कौन सा होता है? लैंगिक जनन ही संपन्न होता है। लेकिन बच्चों सजीवों के अंदर केवल किसी भी प्रकार का जनन नहीं पाया जाता है। सजीवों के अंदर दोनों ही जनन पाए जाते हैं, बल्कि निर्जीवों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई जनन नहीं होता है। आज बच्चों इतना ही काफी है। धन्यवाद।